गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, कल हमने आपको एचजीपी के बारे में बताया। एचजीपी क्या है, एचजीपी के उद्देश्य, एचजीपी की कार्यप्रणाली, एचजीपी की क्रियाविधि और एचजीपी के विशेषता, ये हमने कल आपको समझाया। अब इसी टॉपिक में आपका जो आखिरी टॉपिक है वो है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, हिंदी में इसको डीएनए अंगुली छापन, अंगुली छापन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि सभी जो व्यक्ति हैं उनके अंदर कुछ समानता भी होती है और कुछ असमानता भी होती है। एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं उनमें काफी समानता होती है, लेकिन कुछ उनके अंदर विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हमारा जो काम है वो ये है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक क्या है। देखो बेटा, आखिरी टॉपिक है, ध्यान से समझना और साथ के साथ ही आप इसको लिखते भी चलें। देखो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी यानी कि परिभाषा क्या है, तो ध्यान से सुनिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें डीएनए के आधार पर, जिसमें डीएनए के आधार पर एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों की भिन्नता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है या उनके बारे में पता लगाया जाता है, तो ऐसी तकनीक को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक कहते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा दोबारा, ऐसी तकनीक जिसमें डीएनए के आधार पर एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों की विभिन्नताओं के बारे में पता लगाया जाता है, उसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। देखिए बेटा, ऐसी तकनीक, ध्यान से सुनो, ऐसी तकनीक जिसमें डीएनए के आधार पर, डीएनए के आधार पर एक जनसंख्या में, एक जनसंख्या में, एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों की विभिन्नताओं के बारे में, विभिन्नताओं के बारे में पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक कहलाती है ऐसी तकनीक जिसमें डीएनए के आधार पर एक जनसंख्या में स्थित जो लोग हैं उनकी विभिन्नताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है।
अगर एक परिवार के सदस्य में से किसी के यहाँ किसी प्रकार का अपराध हुआ है, मर्डर हुआ है, तो उस घर की जो लोकेशन है, उस घर के जो अंदर हैं जितने भी लोग हैं, उस घर की वो जनसंख्या हो गई। अब उस जनसंख्या के अंदर जितने भी लोग हैं, अब उसमें से कौन अपराधी है जिसने अपराध किया है, तो उनकी बारे में या उसकी खोज करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। आई होप आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ऐसी तकनीक जिसमें डीएनए के आधार पर एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों की विभिन्नताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक कहते हैं। यह तकनीक डीएनए अनुक्रम में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। कभी कभार कंपटीशन के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार पूछ लिया जाता है कि ये किस आधार पर कार्य करती है, तो यह बहुरूपता डीएनए जो अनुक्रम है उसमें बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस तकनीक का उपयोग अपराध विज्ञान में आनुवांशिक विविधता और विकासीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। देखो बेटा, रिवाइज कर देता हूं इसको कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का मतलब क्या है। ऐसी तकनीक जिसमें डीएनए के आधार पर एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों की विभिन्नताओं के बारे में पता लगाया जाता है, उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक कहते हैं। यह तकनीक डीएनए अनुक्रम में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इस तकनीक का उपयोग कहां किया जाता है? अपराध विज्ञान में अपराधी की पहचान करने के लिए, आनुवंशिक विविधताओं में जब कभी कभार पैतृक परीक्षण की आवश्यकता होती है तो वहां इसका उपयोग किया जाता है, और विकासीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का सिद्धांत। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का सिद्धांत। अगला अभी हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की डेफिनेशन और इसका कहां उपयोग किया जाता है, किस आधार पर यह कार्य करती है, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब इसके सिद्धांत की बात करें हम, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है ये डीएनए अनुक्रम में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह तकनीक डीएनए अनुक्रम में
सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए, अब यह तकनीक डीएनए में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब जो बहुरूपता का जो आधार है, अर्थात जीनोम में जो स्थित है, किसी भी व्यक्ति के जीनोम में जो स्थित इसका VNTR और RFLP है, ये इनका आधार तैयार करते हैं। किसी व्यक्ति के जीनोम में स्थित BNTR और RFLP का जो पैटर्न है, इसका आधार बनाता है। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है, यह डीएनए अनुक्रम में बहुरूपता के सिद्धांत पर तो कार्य करती है, लेकिन इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के जीनोम में जो BNTR और RFLP होते हैं, इनका जो पैटर्न है वो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का आधार बनाता है। अब BNTR और RFLP का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले हम BNTR के बारे में अध्ययन करते हैं। तो BNTR की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। सुनिए, अब BNTR का मतलब क्या है? देखो, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के BNTR की अगर हम बात करें, तो किसी भी व्यक्ति के जीनोम में, किसी भी व्यक्ति के जीनोम में, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके जीनोम के अंदर कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अर्थात हम इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिनके पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना नहीं होती है। लेकिन वे जीनोम का अधिकांश भाग बनाते हैं। सुनिए बेटा, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो कि जीनोम का अधिकांश भाग तो बनाते हैं,
लेकिन प्रोटीन संश्लेषण की सूचना नहीं पाई जाती है, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं करती है। यह डीएनए अनुक्रम है, यह जो अनुक्रम है, यह अनुक्रम डीएनए अनुक्रम में डीएनए अनुक्रम में बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है, जिसे हम बीएनटीआर कहते हैं। ठीक है बेटा, बीएनटीआर का मतलब क्या है? देखो बेटा, सिद्धांत को मैं दोबारा समझा देता हूं, आपके ध्यान से सुनो कि यह जो तकनीक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है, यह बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो डीएनए जो अनुक्रम है, जो मनुष्य के अंदर डीएनए अनुक्रम पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षारकों का जो अनुक्रम पाया जाता है, जो एचजीपी की सहायता से हमने उसका अध्ययन किया था, तो वो जो अनुक्रम है उसमें बहुरूपता के सिद्धांत पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक कार्य करती है। और किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, या सभी व्यक्तियों की बात करते हैं हम, तो सभी व्यक्तियों के जीनोम में बीएनटीआर और आरएफएलपी जो है, इसका जो पैटर्न है वो इसका आधार बनाता है। अब बीएनटीआर और आरएफएलपी है क्या चीज, इनके बारे में हमें समझ में आना चाहिए। देखो बेटा, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है, इसकी जो खोज, इसका जो विकास किया था, वो एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने 1984 में किया था। और उसने जो बीएनटीआर है, इसको सैटेलाइट डीएनए नाम दिया था। और इस सैटेलाइट डीएनए का जो उपयोग किया था, उसने एक प्रोब यानी कि खोजी के रूप में किया था। अब वीएनटीआर का मतलब क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसे विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिनके पास प्रोटीन संश्लेषण की कोई भी सूचना नहीं होती है, लेकिन वो उस व्यक्ति के जीनोम का अधिकांश भाग बनाते हैं। और ये जो अनुक्रम है, ये डीएनए अनुक्रम में बार बार पुनरावृत्त होता रहता है, अर्थात रिपीट होता रहता है, इसलिए इसे हम बीएनटीआर कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति है, उसके प्रत्येक व्यक्ति के में कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन वो जीनोम का अधिकांश भाग बनाते हैं। और ये जो अनुक्रम है, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं ले रहा है, ये डीएनए के अनुक्रम जो है उसमें बार बार रिपीट होता रहता है, जिसे हम बीएनटीआर कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, इसमें बीएनटीआर का आकार 0.1 केवी से 20 केवी तक होता है। बीएनटीआर का जो आकार है, जो साइज है, वो 0.1 केवी से 20 केवी तक होता है। अगर इनकी संख्याओं की बात करें हम, तो ये सभी जीवों में अलग अलग होते हैं, केवल जुड़वा बच्चों को छोड़ दीजिए आप। जो जुड़वा बच्चे हैं, बीएनटीआर की जो लंबाई है, ये इसकी लेंथ है, लंबाई, तो लंबाई जो है ये 0.1 केवी से 20 केवी होती है। और बीएनटीआर का जो आकार है और इनकी जो संख्या है, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती है। केवल जुड़वा बच्चों को छोड़ दीजिए, वो अपवाद है, वहां पर इनका आकार, जो संख्या है, वो समान पाया जाता है। यहां तक कोई समस्या? दोबारा सुनो बेटा, सिद्धांत की बात करें हम, तो यह तकनीक डीएनए अनुक्रम में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी भी व्यक्ति के जीनोम में स्थित जो बीएनटीआर और आरएफएलपी होते हैं,
अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के जीनोम में या प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिनके पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना नहीं होती है, बट लेकिन वो उस जीनोम का अधिकांश भाग बनाते हैं। यह अनुक्रम डीएनए अनुक्रम में बार बार रिपीट होता है जिसे हम बीएनटीआर कहते हैं। अब हम आरएफएलपी की बात करते हैं। ये बीएनटीआर हो गया बेटा आपका। अब हम आरएफएलपी की बात कर रहे हैं। आरएफएलपी क्या होता है? पहले सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक सा फुल फॉर्म हो गई इसकी, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब दो व्यक्तियों के जीनोम को समान आरएन एंजाइम से, आरएन मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये डीएनए खंडों को काटने का कार्य करता है। बायोटेक्नोलॉजी में हम बॉटनी में जब पढ़ेंगे तो वहां इसको हम जैव प्रौद्योगिकी आणविक कैंची भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए खंडों को काटने का कार्य करता है। तो जब दो व्यक्तियों के जीनोम को समान आरएन एंजाइम से काटा जाए तो अलग अलग आकार एवं संख्या में अलग-अलग संख्या में डीएनए खंड प्राप्त होते हैं। देखो बेटा, ये जीनोम है, ये एक व्यक्ति का है, ये दूसरे व्यक्ति का है। दोनों को अगर समान आरएन एंजाइम से काटा जाए तो अलग-अलग आकार और अलग-अलग संख्या में डीएनए खंड प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम आरएफएलपी कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि जब दो व्यक्तियों के जीनोम को, देखो बीएनटीआर में तो क्या था बेटा कि कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड ऐसे थे जिनके पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना नहीं होती थी, लेकिन वो जीनोम का भाग बना रहे और बार-बार रिपीट हो रहे थे, तो उसको हम बीएनटीआर कह रहे हैं। यहां आरएफएलपी की बात कर, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जब दो व्यक्तियों के जीनोम को समान आरएन एंजाइम से काटा जाए, समान एंजाइम है, दो व्यक्ति हैं, उतनी ही लंबाई का जीनोम है, उसको अगर हम समान आरएन एंजाइम से काट रहे हैं फिर भी अलग-अलग संख्या में अलग-अलग आकार में डीएनए खंड प्राप्त हो रहे हैं, इसको हम आरएफएलपी कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में बीएनटीआर और आरएफएलपी उच्च स्तर का पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। अब कुल मिला के बेटा अगर इसका सिद्धांत पूछा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का सिद्धांत क्या है, तो हमको सिर्फ ये लिखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है यह डीएनए अनुक्रम में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसका आधार प्रत्येक व्यक्ति में स्थित बीएनटीआर और आरएफएलपी का पैटर्न तैयार करते हैं। तो ये आपका सिद्धांत हो गया। कोई समस्या? इसके बाद हम इसकी यानी कि क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? यानी कि इसकी क्रियाविधि का। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की क्रियाविधि। क्रियाविधि की बात
पहले मैं इसकी खोज बता देता हूं। एलेक्स जेफरी ने 1984 में इसका विकास किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तकनीक का विकास किया था। इसकी जो लैब है, इसकी जो लेबोरेटरी है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में इसकी लेबोरेटरी है, इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की। और एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने 1984 में इस तकनीक का विकास किया था। अब हम इसकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करें कि आखिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक कैसे प्रयोग में ली जाती है। सुनिए बेटा ध्यान से कि कोई भी व्यक्ति है या किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतक, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उनके कुछ ऐसे ऊतक हैं जिनके अंदर वीएनटीआर और आरएफएलपी का पैटर्न समान होता है। किसी भी व्यक्ति के, लिख देंगे बेटा इसमें हम, किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतक जैसे कौन कौन से ऊतक है बेटा? रक्त, लार, बाल, अस्थि, सीमन मतलब वीर्य जो होता है, इसमें बीएनटीआर और आरएफएलपी का पैटर्न समान होता है। बीएनटीआर और आरएफएलपी का पैटर्न समान होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ऊतक उच्च स्तर की बहुरूपता का प्रदर्शन करते हैं। उच्च स्तर की बहुरूपता का प्रदर्शन करते हैं। अब सुनिए बेटा, रक्त है, लार है, बाल है, अस्थि है, सीमन है। सीमन का उपयोग यानी कि बेटा पैतृक परीक्षण में या जो बलात्कार जो होते हैं उस समय इसका परीक्षण किया जाता है। अपराध के क्षेत्र में रक्त है, लार है, बाल है, कोई बाल मिल जाता है अपराध स्थल से तो उसका डीएनए लेकर मैच करवाते हैं जो भी संदिग्ध व्यक्ति होता है। अगर अस्थि की बात करें, हम किसी का मर्डर कर दिया और उस मर्डर को क्या कर दिया, यानी कि हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसको हमने कहीं यानी कि उस लाश को छुपा दिया। अब काफी दिनों बाद लाश जब मिलती है और उसकी पहचान कैसे की जाए कि किसकी है, तो उस समय उसका डीएनए किया जाता है। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति है, उसका रक्त है, लार है, बाल है, अस्थि है, सीमन है, इसके अंदर बहुरूपता समान पाई जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बीएनटीआर और आरएफएलपी का पैटर्न समान होता है। अब समझो, अब ये जो बहुरूपता है, बहुरूपता जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में वंशांगत होती है, बहुरूपता जो है ये जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में वंशांगत होती है। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग पैतृक परीक्षण में भी किया जाता है। जब कोई विवादित बच्चा है और उसके अगर एक से अधिक पिता होने का दावा है तो उस समय इसका उपयोग डीएनए फिंगर जो तकनीक है इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक बहुरूपता है, जो बीएनटीआर आरएफएलपी का जो पैटर्न है, यह जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में वंशांगत होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास
एलेक्स जेफरी ने 1984 में किया। इन्होंने सैटेलाइट डीएनए ठीक है बेटा, सैटेलाइट डीएनए अर्थात डीएनटीआर, ये जो डीएनटीआर है इसका उपयोग प्रोब या खोजी के रूप में किया था। और जो ये बहुरूपता है, इस बहुरूपता को या इस पैटर्न को उन्होंने पहचान औजार के रूप में काम में लिया था। अब देखिए बेटा, ये सारी चीज आपके समझ में आ गई। अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की क्रियाविधि का अध्ययन कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के विभिन्न ऊतक जैसे रक्त है, लार है, बाल है, अस्थि है, सीमन है, इनमें जो बीएनटीआर और जो आरएफएलपी का पैटर्न है वो समान होता है, अर्थात इनके अंदर जो बहुरूपता है वो समान पाई जाती है या कुछ इस तरह की बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में वंशानुगत होती है, इसलिए बहुरूपता का उपयोग पहचान औजार के रूप में किया जाता है। अगर हम ये देखें वंशानुगत हो रही है तो पैतृक परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। एलेक्स जेफरी ने 1984 में इस तकनीक का विकास किया और जो सैटेलाइट डीएनए था, जो बीएनटीआर था, इसका उपयोग इन्होंने एक खोजी यानी कि प्रोब के रूप में किया था। इसकी जो लेबोरेटरी है वो हैदराबाद में है। अब सबसे पहले हम इसके चरणों का अध्ययन करते हैं कि चरण कौन से। सुनिए, सबसे पहला चरण, क्रियाविधि के चरण निम्नलिखित हैं। चरण निम्नलिखित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के चरण निम्नलिखित हैं। पहला देखिए बेटा, जिसका हम डीएनए टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका डीएनए चाहिए होता है, और डीएनए कहां होता है बेटा? कोशिका के अंदर। तो सबसे पहला चरण हो जाएगा कोशिका से डीएनए को अलग करना। सबसे पहला पॉइंट, जो कोशिका है, रक्त ऊतक की कोशिका ली है हमने, लाल ऊतक की कोशिका ली है हमने, बाल की हमने कोशिका निकाली है, किसी अस्थि की हमने कोशिका निकाली है, या हमने सीमन यानी वीर्य की कोई कोशिका निकाली है, तो उस कोशिका से सबसे पहले डीएनए को अलग किया जाता है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, अब डीएनए हो गया, अब इसको काटेंगे हम इसके द्वारा, आरएनए एंजाइम के द्वारा। दूसरा है बेटा कि कोशिका से डीएनए को अलग करना, इसके बाद आरएनए एंजाइम द्वारा डीएनए खंड का पाचन। डीएनए खंड का पाचन का मतलब उसको काटना है। जो डीएनए खंड अलग किया है हमने, उसको आरएनए एंजाइम द्वारा डीएनए खंड का पाचन किया जाता है। तीसरा, अब देखो बेटा, आरएनए एंजाइम से जब डीएनए खंड को काटा जाएगा तो मैंने आरएफएलपी में बताया था कि इसके जो डीएनए खंड हैं वो अलग-अलग आकार के और अलग-अलग लंबाई के प्राप्त होते हैं। बताया था नहीं बताया था आरएफएलपी में कि जब समान आरएनए एंजाइम के द्वारा डीएनए खंड करे जाए, जीनों को काटा जाए, तो अलग-अलग आकार के और अलग-अलग संख्या में डीएनए खंड प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम आरएफएलपी कहते हैं। तो जब जहां यह डीएनए खंड को आरएनए एंजाइम के द्वारा काटा जाएगा तो यहां पर भी वही डीएनए खंड अलग-अलग आकार के और लंबाई के प्राप्त होंगे। अब इन डीएनए खंडों को अलग कैसे किया जाए? इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का उपयोग किया जाता है। अगला
फोरेसिस विधि द्वारा डीएनए खंडों को अलग किया जाता है, अलग करना। तीसरा पॉइंट हो गया बेटा जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा डीएनए खंडों को अलग करना। चौथा जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा डीएनए खंडों को अलग कर रहे हैं तो डीएनए खंडों को अलग कर रहे हैं तो डीएनए खंडों को एग्रोज जेल से नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पत्र पर स्थानांतरित करना। स्थानांतरित हो गया। जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा डीएनए खंडों को अलग कर लिया हमने, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे, बड़े आकार के और छोटे आकार के सब अलग अलग हो जाएंगे। अलग करने के पश्चात जो एग्रोज जेल है उस पर से इसको नाइट्रोसेलुलोज जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर स्थानांतरित कर दिया जाए। अब स्थानांतरित कर दिए, अब पांचवा चीज है क्या, आरएफएलपी हो गए। अब जो प्रोब है, जो खोजी है कौन, बीएनटीआर, उसके साथ संकरण, अर्थात बीएनटीआर प्रोब के साथ प्रोब यानी खोजी से संकरण। अब हम संकरण कराएंगे। अब देखो तो संकरण क्यों करा रहे हैं, बीएनटीआर के बारे में मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक व्यक्ति के जीनोम में कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिनके पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना नहीं होती है, लेकिन वो जीनोम का अधिकांश भाग बना रहे हैं और वो इस अनुक्रम, ये जो अनुक्रम है ये डीएनए अनुक्रम में बार-बार रिपीट हो रहा है, इसके साथ संकरण करा देंगे तो लास्ट पॉइंट हो जाएगा बेटा ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा अवलोकन करना। ठीक सर, ये इसकी क्रियाविधि है सर। इसकी क्रियाविधि का जो विकास था वो एलन जेफरी ने 1984 में किया और जो बीएनटीआर था, इस बीएनटीआर का जो उपयोग था वो इन्होंने एक प्रोब के रूप में किया। इसकी लैबोरेटरी हैदराबाद में है। क्रियाविधि की बात करें तो इसकी क्रियाविधि की जो चरण है वो निम्नलिखित है। बेटा मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी व्यक्ति है उसके कुछ ऐसे ऊतक हैं जिसमें समान बहुरूपता पाई जाती है, जैसे रक्त है, लार है, बाल है, अस्थि है, नाखून है, सीमन है इत्यादि। इनकी जो कोशिकाओं में जो डीएनए पाया जाएगा उनका बीएनटीआर और आरएफएलपी समान होते हैं, अर्थात बहुत अच्छे प्रकार की बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जिसका उपयोग हम एक पहचान औजार के रूप में करते हैं। अब हमने अपराध स्थल से कोई भी कोशिका ले ली जिसका हम डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, तो उस कोशिका से पहले उस डीएनए खंड को अलग करेंगे। सबसे पहला चरण हो जाएगा कोशिका से, जो भी हमें कोशिका मिली है उस कोशिका से डीएनए खंड को अलग करना, पहला पॉइंट। दूसरी चीज अलग कर लिया, अब उसके खंड करने किसके द्वारा, आर्यन एंजाइम के द्वारा। अब आर्यन एंजाइम के द्वारा जब इस डीएनए खंड के का पाचन किया जाता है, इस डीएनए को काटा जाता है, तो उस समय अलग अलग लंबाई के और संख्या में खंड प्राप्त होते हैं जिन्हें आरएफएलपी कहते हैं। अब डीएनए खंड प्राप्त हो गया हमें, अब इनको हम जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा अलग करते हैं, क्योंकि जो भी कटे हुए डीएनए खंड हैं उनको अलग करने की जो विधि है वो जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि है और इस विधि के द्वारा उनको अलग कर लिया जाता है। अब डीएनए खंडों को एग्रोज जो जेल है उस जेल से उठाकर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर उनको स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि वहां इनका हमें प्रोब के साथ संकरण कराना होता है। और
ईएनटीआर के साथ संकरण करा दिया हमने। अब ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा उनका अवलोकन कर लिया जाता है और जो जिस क्षेत्र में हम जिस इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं उसकी पहचान कर ली जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के अनुप्रयोग है कि कहां इसका उपयोग किया जाता है। सुनो बेटा, एक ही बार में आपके समझ में आ जाएगा। अनुप्रयोग, देखिए बेटा, अनुप्रयोग की बात करें, सबसे पहला अनुप्रयोग है पैतृक परीक्षण में। पैतृक परीक्षण में ध्यान से सुनना बेटा, यानी कि पिता की पहचान करने में अगर कोई भी विवादित बच्चा है, अगर उसके सही पिता का हमें चुनाव करना है, चयन करना है, उसकी पहचान की जाती है, तो उस बच्चे का, उसकी माता का और उसकी पिता का और जो भी उसका दूसरा हकदार है कि ये मेरा है, उस अनजान व्यक्ति का भी सैंपल लिया जाता है। रक्त से ले लो, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। रक्त से हमने सैंपल ले लिया, अब सैंपल लेने के बाद वही उसका से डीएनए को अलग करेंगे, आरएनए एंजाइम के द्वारा काटा जाएगा, खंडों को जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा अलग करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित करेंगे और ईएनटीआर जो प्रोब है उसके साथ संकरण कराने के पश्चात ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा उनका अवलोकन कर लिया जाता है। तो एक बैंड, एक यानी पट्टियां पाई जाती हैं। जिस व्यक्ति की जो पट्टी है वो अगर उस बच्ची की पट्टियों के साथ मैच कर जाती है तो वही उसका असली पिता होता है। देखो बेटा, यहां तीन चीज हो गई। एक तो हो गया बच्चा, यानी कि विवादित बच्चा है ये, एक उसकी माता हो गई, एक उसका पिता हो गया और एक कोई अनजान व्यक्ति हो गया। अनजान व्यक्ति जो कि ये कहता है कि ये बच्चा मेरा है। तो सबका सैंपल ले लिया हमने और सैंपल लेने के बाद कोई कोशिका को अलग करेंगे, डीएनए खंडों को काटेंगे, खंडों को अलग करेंगे, सेलुलोज पेपर पर स्थानांतरित कर लेंगे, प्रोब के साथ संकरण करा देंगे और ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा उसको देख लिया जाएगा। तो बैंड प्राप्त होंगे, उन बैंडों को ध्यान रखना और आप मुझको बताइए कि यह इसका सही पिता या असली पिता है। इस तरह के बैंड प्राप्त होंगे आपको, ये बच्चे के बैंड है सब। ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार के बैंड अगर जिस व्यक्ति के, माता के बैंड तो होंगे, ये से जाहिर सी बात है, समान होंगे बेटा, ये समान बिल्कुल आकार में। ये माता के हो गए सब, पट्टियां जो बैंड है वो सेम है। अब पिता की बात करते हैं। एक चित्र और बेटा, इसको और बना देता हूं, फिर उसमें आप पहचान कर लेना कि इसका सही पिता कौन है।
देखिए पैतृक परीक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा विवादित बच्चा है, इसकी माता हो गई, उसका सैंपल लीजिए, पिता हो गया, उसका पेंशन लीजिए, जो अनजान व्यक्ति के नहीं ये मेरा पिता है उसका भी सैंपल लीजिए, और भी कोई अगर दावा कर रहा है तो उसका भी सैंपल लीजिए, और सबका सैंपल ले लिया। विधि के चरण वही है बेटा। अगर जो बैंड है, जो ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा जो हमें बैंड प्राप्त हो रहे हैं, तो ये बच्चे के बैंड हो गए। देखो बेटा, माता के बैंड छोड़ दीजिए आप, अब पिता की बात कर रहे हैं, तो बेटा इन बैंडों की जो आकार है, लंबाई लगभग समान है। अब ये थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन जो अनजान व्यक्ति का बैंड देखिए आप, ये वाला बैंड बड़ा है, अर्थात यह नहीं है। पिता कौन है असली? ये है। सेम कंडीशन अगर माता की हो, तो एक से अधिक जो माता बनने का दावा कर रहे हैं उनके सैंपल लीजिए आप, सेम बैंड प्राप्त होगा। बच्चे के साथ जिसका बैंड सही आ जाए वही उसका असली पिता या मां होती है। बच्चे के बैंडों से हमें अन्य व्यक्तियों के बैंडों को मिलाना है, पट्टियों को मिलाना है। अगर बच्चे के बैंडों के साथ जिस व्यक्ति के बैंड मैच करते हैं तो उसे हम उसका सही पिता मानते हैं। दूसरा बेटा अपराध के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र देखिए सर, अपराध के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। दूसरा अपराध के क्षेत्र में देखिए, अपराध है, कहीं किसी स्थल पर अपराध हो गया तो दो चीज है। एक तो बेटा संदिग्ध व्यक्ति जिन पर हम ये गैस करते हैं ये दोषी हो सकता है, जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है बेटा, जो इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तो उस समय पुलिस जो भी संदिग्ध व्यक्ति होते हैं, जो बातचीत करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, और पूछताछ के दौरान जो व्यक्ति उनको यानी कि संदिग्ध लगता है उनके सैंपल ले लिए जाते हैं। और जो अपराध स्थल है उस अपराध स्थल से जो भी उन्हें पूछे यानी कि डीएनए सैंपल जो प्राप्त होता है अपराध स्थल से, किसी की गला हत्या हुई है तो ये उंगलियों के निशान या जो भी है, तो उस समय क्या होगा? देखो बेटा दो चीज है, संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5, और एक हो गया अपराध स्थल से, अपराध स्थल से प्राप्त सैंपल। ठीक, ये संदिग्ध व्यक्ति ए, संदिग्ध व्यक्ति बी, संदिग्ध व्यक्ति सी, ये सभी के सभी कैसे संदिग्ध व्यक्ति हैं। ये अपराध स्थल से जो सैंपल लिया उसकी पट्टियां हैं। सुनो बेटा, कई अपराध हो गया तो अपराध स्थल पर पुलिस जाती है और वहां से कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य एकत्रित करके लाती है कि अगर भविष्य में आवश्यकता हुई तो इनका डीएनए कराया जा सकता है। उसी प्रकार जितने भी पूछताछ के दौरान जितने भी व्यक्ति संदिग्ध मात्राओं में दिखाई देते हैं, उन संदिग्ध व्यक्तियों के सबके डीएनए सैंपल यानी कि जो सैंपल लिए जाएंगे तब हम उनका डीएनए टेस्ट करते हैं। तो ये तो बेटा अपराध स्थल से प्राप्त जो सैंपल था उसके बैंड है। ठीक सर, ये संदिग्ध व्यक्ति ए के बैंड है। ठीक है सर, अब सुनिए बेटा, अंतर कर देता हूं थोड़ा सा।
देखिए ये अपराध स्थल से प्राप्त सैंपल थे, उसके बैंड हैं। अब हम संदिग्ध व्यक्ति ए की ओर चलते हैं। तो बेटा इसका बैंड छोटा है, उसका बड़ा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, ये अपराधी नहीं है, यह अपराधी नहीं है। बी की ओर बढ़ते हैं तो बैंड लगभग समान है, ये बैंड तीनों बैंड क्या है, समान है। लास्ट की ओर चलते हैं, ये बैंड समान है लेकिन ये बैंड थोड़ा आकार में बड़ा है, ये बैंड और भी बड़ा है, ये भी अपराधी नहीं है। तो अपराधी कौन होगा, बी। अपराधी कौन हो गई पहचान कि किसने अपराध किया है, बी ने किया है। अब संदिग्ध व्यक्ति कितने भी हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी है, सबके हम क्या करेंगे, सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराएंगे और जो अपराध स्थल से जो प्राप्त सैंपल है उसके जो अंगुली छाप जो बैंड प्राप्त हुए जिनके साथ जो मैच कर जाएगा वही असली दोषी होता है। ठीक बेटा, ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आनुवंशिक की जो यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ध्यान से सुनो एक बात, इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट मैंने आपको 11th क्लास में भले ही प्रकार से अच्छी तरह से लिखाया है। आनुवंशिक कूट क्या होता है, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं क्या है और आनुवंशिक कूट क्या है। 64 प्रकार के आनुवंशिक कूट बने थे, जिनमें से 61 प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, 3 नहीं लेते हैं, जिन्हें नॉनसेंस कहते हैं। तो उसको आप हुबहू उसके अंदर उतारना। आपकी यूनिट खत्म हो गई। कोई भी यूनिट के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी समस्या है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स